आपके सवाल हमारे जवाब आप पूछें। लेकिन साथ मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले तकरीबन 2 साल हो गए STH को, आपने कभी इतने सवाल किसी एक मौजू के बारे में नहीं पूछे जितने आपने इस मरतबा पूछे हैं DGI-SI की नोटिफिकेशन के हवाले से। तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि तमाम के तमाम सवाल लें। दर्जनों नहीं सैकड़ों सवाल आए हैं हमारे पास, जिससे आपको पता चलता है कि लोग किस दिलचस्पी के साथ इस मामले को देख रहे हैं, जिसका कोई सर पैर वैसे समझ आता नहीं है। बहरहाल उनमें से चंद एक सवाल हमने चुने, वो आपके सवाल हैं और नुमाइंदा सवाल हैं, दूसरे सवालों का जो फोकस है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी शुरू करें। तला साहब, जावेद अर्ज़ कर रहा हूँ खुशाब से। जनरल्स होते हैं, 3 स्टार जनरल्स होते हैं, जब वो इस मकाम पे पहुंचते हैं तो डेफिनेट वो इस कैपेबल होते हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की हुई होती है कि वो इस मकाम तक आते हैं। तो मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि जब हम ये कहते हैं कि हम फलां बंदे को जो है वो हम चाह रहे हैं कि वो 5 या 6 माह और ज़्यादा सर्विसेज दे, तो तसलसल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो नए मतलब है DGI-SI आएंगे तो उन्होंने तो बहसियत इदारा जो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मतलब कन्वर्ट करना है आगे। उनकी अपनी जो राय होगी वो तो ज़ाहिरन पीछे होगी। ये पूरी एक मतलब है पूरा इदारा जो एक स्ट्रेटजी बनाता है तो उस इदारे के तहत ही आगे लोगों ने चलना होता है। तो इसमें मुज़ायका ही क्या है कि नया बंदा ना आए। तो इसमें क्या मज़ायका है कि कोई नया बंदा ना आए? कोई मज़ायका नहीं है कि नया बंदा नहीं आए। ये रूटीन की चीज़ें होनी चाहिए। जिस तरह आपने ख़ुद भी बताया कि हर कोई इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करता है और ख़ास तरबियत पाकर यहाँ पर पहुँचता है। तो मफरूज़ा यही होता है कि जो आने वाला है वो जाने वाले के बराबर में काबिलियत रखता है और हो सकता है उससे बेहतर भी हो, कि कुछ चीज़ों में उससे कम होगा, लेकिन आपको पैकेज के साथ डील करना पड़ता है। तो कोई मज़ायका नहीं है, नया बंदा नहीं है। लेकिन पुराने बंदे के साथ जिस किस्म का ताल्लुक़ वास्ता इस हुकूमत ने पब्लिक परसेप्शन में बनाया है वो उस बंदे के लिए भी ठीक नहीं है। जब वज़ीर-ए-आज़म ये इसरार करते हैं और तमाम का तमाम निज़ाम आपको मफलूज होता हुआ नज़र आता है, तो फिर लोग ये सवाल उठाते हैं जी कि आप क्यों नहीं जाने दे रहे उस बंदे को, या उसको क्यों रखना चाह रहे हैं और नए बंदे को क्यों नहीं आने दे रहे। तो यार नए बंदे में कोई ऐसी काबिलियत नहीं है जो आप को मंजूर हो, या जाने वाले बंदे में कोई ऐसी काबिलियत थी जो आपको बहुत ज़्यादा मंजूर थी। तो ये जब आप इंस्टीट्यूशनल फ़्लो के साथ इस किस्म का खिलवाड़ करते हैं तो ये इदारों के लिए अच्छा नहीं होता और खाम खा की अफवाह साजी की सनत को उसको फ़रोग़ मिलता है। तो इससे इज्तनाब बरतना चाहिए, बिल्कुल कोई मज़ायका नहीं। जी तला साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं ख़ान बोल रहा हूँ लाहौर से। क्या ये कोई ड्रामा बहुत बड़ा तो नहीं है जिसमें सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ये शो करने की कोशिश कर रही है कि हम लोग सिविलियन के मामले में दखल नहीं देते बल्कि उनके सबॉर्डिनेशन में ही काम करते हैं, उनके आप ये कह दीजिए उनके साथ मिल के काम करते हैं। जी ये थीरी मैंने सुनी है। इसके साथ ये भी थीरी सुनी है कि जी क्योंकि साख इस हुकूमत की गिर रही थी और ये चहीती हुकूमत है और इमरान खान एक बड़े तजर्बे के ज़रिए सामने लाए गए थे और तजर्बे पर बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना कैरियर जो है प्रोफेशनल कैरियर दाव पे लगाया था। तो अब उस तजर्बे को फ़ेल होता देखकर उसको बचाने के लिए, उसकी साख को बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन मुझे हैरानी होगी कि अगर ये काम इस वजह से किया जा रहा है। एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख है वो अब एक पाकिस्तान के सियासी कानूनी आइनी ढांचे का हिस्सा बन चुका है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं आपको, क्योंकि मैं तो उसके मुखालिफ हूँ, नहीं ऐसे होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि एक स्ट्रक्चरल पेनिट्रेशन है, ढांचे के अंदर घुस गया है इस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख। तो उनको ये मज़ीद काम करके ये इम्प्रेशन या भरम कायम करने की जो अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो कायम रह नहीं सकता, क्योंकि हक़ायक़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो अगर ये कोशिश की जा रही है, कि जो मेरा ख्याल है कि नहीं की जा रही, ये वाक़तन एक बहरान है जिसकी जो मुहर्रकात हैं उसके ऊपर अभी भी मैं तज्जियाती तौर पर काबू नहीं पा सका, मैं उसका अहाता नहीं कर सका। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसी खबर मिलती है कच्ची पक्की जिससे आपका पुराना तज्जिया जो है वो कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आता है। बहरहाल ये नहीं लगता कि ये किसी आपस में जोड़ तोड़ का नतीजा है। सैयद साहब
क्या हाल है आपका? सिर्फ एक बात का मुझे जवाब दे दीजिए। 70 साल की प्रैक्टिस को छोड़ दें, क्या प्रैक्टिस थी DDI ISI लगाने के बारे में? क्योंकि पाकिस्तान के हालात हमेशा यकसा नहीं होते, कभी मार्शल लॉ होता है, कभी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगाता है, कभी सिविलियन लगाते हैं। आईनी ज़रूरत क्या है, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आइन में मुशावरत ज़रूरी है और नोटिफिकेशन ज़रूरी है वज़ीर आज़म का या नहीं? प्राइम मिनिस्टर के साथ जिन लोगों ने काम करना होता है जी, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है कि उनको वो सेलेक्ट कर पाएँ या कम से कम उनको उनके बारे में वो जांच पड़ताल करें। इशू इसमें सिर्फ ये है कि, और ये भी इससे पहले कि इशू में जाऊँ, इसमें ये भी आपको बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि ISI का सरबराह कोई फ़ौजी हो। वो रिटायर्ड फ़ौजी भी हो सकता है, नहीं सिविलियन भी हो सकता है। रिटायर्ड जनरल कल्लू जो थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उनको DG ISI लगाया, और ज़रूरी नहीं है कि वो सिविलियन ना हो सकता है सिविलियन भी हो। तो काफ़ी एक वसी और ओपन एंडेड किस्म का अरेंजमेंट मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में जो कोई रवायत बनी हुई है कि उसको सर्विंग जर्नल अब रखा जाता है और हाई रैंकिंग सर्विंग जर्नल रखा जाता है, इस वजह से उस की जो रिकमेंडेशन है वो आर्मी चीफ की तरफ से आती है। ज़रा वो इंस्टीट्यूशन का सरबराह है, उसको बेहतर पता है। वो रिकमेंडेशन जो है उन वज़ीर आज़म को क्या मानना होती है, या वज़ीर आज़म को सिर्फ उसके ऊपर रबर स्टैंप लगानी होती है। मेरा अपना ख्याल है कि आइनी और कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म को आप बांध नहीं सकते अपनी रिकमेंडेशन के साथ। ये उन वज़ीर आज़म की हम बात कर रहे हैं उस निज़ाम के अंदर जिसके अंदर वज़ीर आज़म बाकायदा और हकीकत में बाइख्तियार होता है। मैं थीरी की बात करूँ, प्रैक्टिस तो यही है कि जब आधी ज़्यादा काबीना की पोस्टें जो हैं वो मिनिस्टर्स वाया बठिंडा लेते हैं, वाया पारा, वाया पिंडी लेते हैं, उस निज़ाम के अंदर आपको क्या लगता है कि कितनी आपके पास कितना इख्तियार होगा कि आप अपना बंदा DG ISI के तौर पर चुन लें या उसके इंटरव्यू करें? अब तो ये बातें भी हो रही हैं, उनका इंटरव्यू भी होना है। तो ये बड़ा एक लूज सा अरेंजमेंट है। इसको बाहमी मुशावरत से अंदर खाने तय किया जाना चाहिए था या तय किया जा सकता था, जिसे कहते हैं आउट ऑफ पार्लियामेंट सेटलमेंट जो होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर हर चीज़ को आना चाहिए, लेकिन बाज़ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको आप पार्लियामेंट से बाहर रह के सेटल करना चाहते हैं। तो ये आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ लॉ आप बात कर सकते हैं और आपस में बाहमी मुशावरत से आप इस मामले को तय कर सकते थे, बिलखसूस एक ऐसे निज़ाम में जिसमें कहते हैं कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म एक पेज पर हैं, जो एक अजीब व गरीब किस्म की इस्तिलाह है कि पेज तो एक ही है और वज़ीर आज़म का पेज है, ये दूसरे शख्स का पेज कहाँ से आ गया भाई? ये फिर सवाल उठता है ना, जब आप समझते हैं कि आप एयरफोर्स के चीफ के बारे में तो नहीं कहते हम उनके साथ एक पेज पे हैं, आप नेवल चीफ के बारे में तो नहीं कहते आप उनके साथ पेज पर हैं, आप कॉमर्स सेक्रेटरी के बारे में तो नहीं कहते कि हम आपके साथ पेज पर हैं। तो आर्मी चीफ को जब आप अपने पेज के उनके पेज को मिलाते हैं तो इससे मुराद ये है कि आप कहते हैं कि उनके पास ताकत है जो मेरे ओहदे के बराबर ताकत है। तो फिर अगर ऐसा है बाकी चीज़ें तो लागू नहीं होती। लेकिन मुख्तसरन ये एक लूज सा अरेंजमेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म की रवायतें इस पर असरअंदाज होती हैं। ये तलत मैं दुबई से बोल रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, रॉ का चीफ कौन है? कब चेंज हुआ था? किसी को पता है? पिछले 5 रॉ के चीफ्स क्या नाम थे? CIA के पिछले 5 चीफ कौन थे? मोसाद के हु वर द चीफ्स फ्रॉम मोसाद? जितनी बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दुनिया में, क्या कोई ऐसा उनका लोकल मीडिया है जो इतना केयर करता है या अनाउंस करता है? हु केयर्स कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? यहाँ पे क्यों इतना बड़ा इशू बनता है कि कौन कराची का कोर कमांडर है, तो पेशावर का कोर कमांडर है, तो लेफ्टिनेंट जनरल कोयटा का कोर कमांडर बन गया है? यहाँ पे क्यों इतना पब्लिकली इस चीज़ को इतना इशू बनाया जाता है और उस पर इतनी डिस्कशन होती है? जी बिल्कुल, और आपने देखा होगा कि अपने वीलॉग्स के अंदर मैं ऑलमोस्ट अपोलोजेटिकली आपसे बात कर रहा हूँ इसका तज़िया करते हुए, ये कहते हुए कि मैं खुद नज़रियाती तौर पर कन्विंस नहीं हूँ कि हमें इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन नज़रियाती तौर पर मेरे कन्विंस होने से मुराद ये नहीं है कि मैं बिल्कुल मरीख पर जा बसूँ। हकीकत जो है मैं उससे मुँह नहीं चुरा सकता। मैं एक हकीकत का तज्जिया निगार हूँ, हक़ाइक़ से डील करता हूँ। मेरे अपनी नज़रियाती सिमतें भी हैं और उस सिमत के मुताबिक मैं गाइडेंस भी लेता हूँ, लेकिन मैं
किसी ऐसी दुनिया में नहीं बसना चाहता जिसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं हो। अब हकीकत है कि ये इश्यूज़ मैटर करते हैं। क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि इसके ज़रिए सियासतदान अपनी सियासत चलाना चाहते हैं। इसके ज़रिए आपको एक पैमाना है इस्टेब्लिशमेंट की ताकत को और असर रसूख को जानने का, आप इस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख को जान सकते हैं। तो ये इश्यूज़ जो हैं ये सिर्फ ऑर्डनरी अपॉइंटमेंट्स नहीं रही जाती। अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि बाहर तो कोई इशू ही नहीं होता और इश्यूज़ उनके होते हैं, लेकिन हमने चूँकि एक रियासत और इसकी सियासत को एक ख़ास साख्त दे दी है, उस साख्त की वजह से हम इस साख्त के ग़ुलाम हो गए हैं और इस साख्त के अंदर ये चीज़ें मैटर करती हैं। तलत भाई, मैं ताहिर बात कर रहा हूँ मदीना मुनव्वरा से। एक बात है अपने वज़ीर आज़म से कहना चाहता हूँ कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेके आए तो मदीना की रियासत के क़याम के लिए जो पहला काम उन्होंने किया वो था मवाख़ात, भाईचारा मुसलमानों के अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान। तो अंसार ने आधी जायदाद वो अपने भाइयों को, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉमिनेट किए उनके भाई, उनको दे दी। क्या हमारे वज़ीर आज़म ये कर सकते हैं कि वो सारी ना दें, सिर्फ़ अपनी जायदाद का आधा हिस्सा इस पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए मुख्तस कर दें? देखिए जी, आपका सवाल सर आंखों पर। मैं तो ये गुजारिश हमेशा से करता हूँ, सियासतदानों से भी गुजारिश करता हूँ और तमाम तर एहतराम के साथ करता हूँ। मेरे अख्तलाफ़ात उनसे अपनी जगह पर, वज़ीर आज़म साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि जो कायनात की सबसे अजीम हस्तियाँ हैं उनके नामों के हवाले ना दिया करें। उनकी मिसाल अपने जहन में आप रखें। आप बहुत बड़े फ़लसफ़े को बयान करते हुए उनको बतौर मिसाल आप दे सकते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की जो सियासत है उसके अंदर इन मुक़द्दस हस्तियों का, बिलख़ुसूस ऐसी मुक़द्दस हस्ती का जिसके लिए दोनों कायनातें बनी, उनके नाम ना इस्तेमाल किया करें, लेकिन किसी पर असर ही नहीं होता। तो आपके सवाल के अंदर भी है भाई कहाँ पर वो अजीम दौर और कहाँ पर हमारा आज का पाकिस्तान, कहाँ पर वो मुक़द्दस हस्तियाँ जिनके लिए फ़रिश्ते भी हर वक्त सलाम भेजते हैं, और कहाँ पर मौजूदा हुक्मरान जिनके बारे में उनके अपने हल्के वाले लोग क्या कहते हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो आधी जायदाद किधर देंगे वो जी? आधी जायदाद नहीं देंगे, वो आपको पता है कि वो नहीं देंगे, लेकिन आपने सवाल भेज दिया तो मैंने ले लिया। गुजारिश यही है कि ऐसे हवालों से इज्तनाब किया अगर, ये नहीं मैं आपको रोक रहा हूँ, तभी तो मैंने सवाल ले लिया, लेकिन वैसे मेरी ख्वाहिश है कि काश हम सियासत को मुक़द्दस अलामात, मुक़द्दस तरीन शख्सियात के हवालों से दूर रख सकें। अस्सलामुअलैकुम। सर, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत में अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाई चल रही है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, उनको वैसे ही ताना दिया जाता है कि इनको तो मकाफ़ात अमल का सामना है, कि कल जो इन्होंने बोया आज मुस्लिम लीग नून वही काट रही है, कल जो इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ किया आज उनके साथ भी यही हो रहा है। तो जब इमरान खान का ये दौरे हुकूमत मुकम्मल हो जाएगा, आपको लगता है कि इमरान खान भी जो आज बो रहे हैं कल उनको वो काटना पड़ेगा? तो क्या इमरान खान साहब मुल्क में रहकर उन केसेस का सामना कर सकते हैं? उनकी सियासी ज़िंदगी को देखते हुए सर आपको क्या लगता है कि अगर कुछ केसेस उन पर बनते हैं तो क्या वो मुल्क में रह के इसका मुकाबला करेंगे, या फिर उनका तो ख्वाब पूरा हो गया वज़ीर आज़म बनने का, वो यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि ना उनके बच्चे यहाँ पर है, तो उन्होंने फिर यहाँ पर रह के क्या करना है? जी, ये बड़ा दिलचस्प होगा अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूदा इमरान खान साहब पुराने साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ की तरह के मसाइल से दो चार हों तो उनका रवैया क्या होगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी को जो है ऐसे हालात का सामना हो। ये कोई अच्छी बातें नहीं है जब ख़ानदान तितर बितर हो जाते हैं और ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, जब आप हर मोड़ के ऊपर लोग डिप्लॉय किए होते हैं ताकि आपके ऊपर वो तानों के निश्तर फेंकें और पत्थर तान कर आपकी तरफ दागें, फिर आपको उसका जवाब देना पड़ता है। ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। तो हम नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के साथ ऐसा हो, लेकिन ज़ाहिर है हम उन मुहर्रकात को कंट्रोल नहीं कर सकते तज़िये के तौर पर, जिन मुहर्रकात को इस हुकूमत ने अब बोतल के जिन की तरह आज़ाद कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने दूसरों के बारे में कही इनके गले में पड़ रही हैं, तो इनके गले में कल पड़ेंगी। तो अगर पड़ेंगी तो क्या ये इनका मुकाबला करेंगे? ये बहुत बड़ी जजमेंट कॉल होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अपोजिशन में
यहाँ पर रहेंगे या अपने बच्चों के पास चले जाएंगे यूके, ये देखना बनता है। मुझे इल्म नहीं है कि वो क्या करेंगे, रुकेंगे या जाएंगे।